आप सभी को नमस्कार। मैं उमाकांत आप सभी को स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल यूएस क्लासेस पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज के बारे में। और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कैसे कैसे सवाल सब आते हैं सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पे, और उसे हम फेस करेंगे कैसे। चलो देखते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पहला सवाल, इन ए स्कूल द परसेंटेज ऑफ द टीचर्स इज 11.11% ऑफ द स्टूडेंट्स एंड नंबर ऑफ बॉयज is 60% of the students and number of male teachers is 70% of the teachers. If the difference between the girls and female teachers is 660, then find the number of male teachers in the school. यानी कि एक स्कूल में शिक्षकों का प्रतिशत छात्रों का 11.11% है और लड़कों की संख्या छात्रों की 60% है और पुरुष शिक्षकों की संख्या शिक्षकों की 70% है। यदि लड़कियों और महिला शिक्षकों के बीच का अंतर 660 है तो स्कूल में पुरुष शिक्षकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, यहाँ पे बोला गया है कि 11.11% ऑफ द स्टूडेंट्स इन ए स्कूल द परसेंटेज ऑफ द टीचर्स इज 11.11% ऑफ द स्टूडेंट्स। 11 पॉइंट कितना होता है 11%। दैट इज, अगर हम इसे बोलेंगे तो ये होता है 1/9। तो मान लो यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे टीचर्स। तो स्टूडेंट्स है 9 और टीचर है 1, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि 11.11%, दैट इज 1/9। स्टूडेंट 9 है तो टीचर 1 होंगे। और ये जो स्टूडेंट है इनमें बॉयज होंगे और गर्ल्स होंगे। ये जो टीचर्स है इनमें मेल टीचर्स होंगे, फीमेल टीचर्स होंगे। क्वेश्चन में बोला गया है नंबर ऑफ बॉयज इज 60% ऑफ द स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ बॉयज, इसे हम मान लो स्टूडेंट को 90 ले जा रहे हैं और टीचर को 10 ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि 60% ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज, यानी कि 90 का 60% कितना होगा, यहाँ पे 54 होगा। अगर ये 60% है तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये बॉयज है और ये गर्ल्स है, तो गर्ल्स कितना होंगे 40%, यानी कि 90 का 40% कितना होगा 36। और फिर यहाँ पे बोला जा रहा है नंबर ऑफ मेल टीचर्स इज 70%, मतलब 10 का 70% यानी कि 7। अगर ये 70% तो ऑब्वियसली ये फीमेल टीचर 30% होंगे, है कि नहीं। तो 30% किसका, 10 का 30%, 10 का कितना होता है 3 होता है। तो अभी फिर यहाँ हमें ये जानकारी निकालना है कि फीमेल टीचर्स इज 660 है, देन फाइंड द नंबर ऑफ मेल टीचर्स। देखिए, हमको सवाल में दिया गया है डिफरेंस किसका, गर्ल का और फीमेल टीचर का। गर्ल का और फीमेल टीचर का यहाँ पे डिफरेंस कितना है 33। हमारे अकॉर्डिंग 33 है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 660। तो 33 अगर 660 का बराबर होता है तो 1 यूनिट कितना होगा, ऑब्वियसली 20 होगा। और अगर 1 20 के बराबर है तो हमें जानकारी निकालना है इसके बारे में 7 यूनिट, यानी कि मेल टीचर। तो मेल टीचर कितना हो गए 1 अगर 20 है तो 7 कितना होगा 140, है कि नहीं। तो 140 इज द राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल ये बोला जा रहा है द प्राइस ऑफ द मोबाइल फोन इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 10%, देन इट इज डिक्रीज्ड बाय 10%, subsequently it is increased by 11.11%, and lastly it is decreased by 9.09%. Find the change in percentage in the price of the mobile phone. यानी कि मोबाइल फ़ोन की कीमत में पहले 10% की वृद्धि हुई, फिर उसके बाद उसमें 10% की कमी आई, इसके बाद इसमें 11.11% की वृद्धि हुई और अंत में इस 9.09% तक घटा दिया गया। तब मोबाइल फ़ोन की कीमत में प्रतिशत बदलाव कितना है।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 10% इंक्रीज हुआ है। अब सभी को पता होगा 10%। एक मिनट में कलर चेंज कर दे रहा हूँ, अच्छा नहीं लग रहा। 10% सभी को पता है। 10% यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। 10% यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, यानी कि 10% का मतलब कितना होता है, 1/10। 10 था, 1 इंक्रीज हो गया, यानी कि 10 था, इंक्रीज होकर कितना हो गया, 11 हो गया। फिर बोल रहा है कि 10% डिक्रीज हो जा रहा है, यानी कि 10 था, डिक्रीज होकर 9 हो गया। फिर बोल रहा है कि 11.11% फिर इंक्रीज हो गया। अभी थोड़ी देर में पहले मैं बताया था कि 11.11% इज इक्वल टू 1/9, दैट इज 9 था, बढ़कर 10 हो गया। फिर बोल रहा है कि 9.09% डिक्रीज हो गया, यानी कि 1/11% डिक्रीज हो गया, यानी कि था 11, डिक्रीज हो गया कितना, 1, यानी कि 10 हो गया। तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करेंगे, हमें बोल रहा है कि फाइंड द चेंज इन परसेंटेज, कितना चेंज हुआ है। तो यहाँ पे 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 से 11 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो चेंज हुआ कितने का हुआ, 0। तो ऑप्शन में देखेंगे क्या हो रहा है, ऑप्शन में कितना है, यहाँ पे बोला है नो चेंज। 2% डिक्रीज नहीं होगा, 1% डिक्रीज नहीं होगा, 1% डिक्रीज नहीं होगा, यानी कि नो चेंज यहाँ पे आंसर। तो चलो देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल भी बहुत अच्छा सवाल है, चलो देखते हैं। सवाल में बोला जा रहा है ए मैन हैड 60 एप्पल्स, he sold 40% of it in market, but 50% of the remaining got spoiled. His family consumed 50% the remaining. He gave 77.77% the remaining apples to his neighbor and the remaining to his cow. How many apples did he give to his neighbor? एक व्यक्ति के पास 60 सेव थे, इसमें से उसने 40% बाज़ार में बेच दिए और बेचे हुए में से 50% खराब हो गए। बचे हुए 50% का उपयोग उसके परिवार द्वारा किया गया। बचे हुए में से 77.77% सेव उसने अपने पड़ोसी को दिए और शेष के बचे अपनी गाय को दे दिए। उसने अपने पड़ोसी को कितनी सेव दिए? ऑप्शन में है 6, 7, 8, 9। देखते हैं क्या होता है आंसर। देखो दोस्तों, पहले था कितना, 60%, मतलब सॉरी 60% तो नहीं, वहाँ पे कितना था, 60 एप्पल था। 60 एप्पल से वो क्या किया, 60 एप्पल को जो था उसमें से 40% सोल्ड कर दिया। 60 का 40% सोल्ड कर दिया। यहाँ पे अगर 60 होता है तो 40% मतलब 2/5। 2/5 अगर ये क्या कर दिया, बेच दिया, 2/5, 60 का 2/5 कितना होता है, 12, 12 2 जा 24, मतलब 60 से 24 चला गया। 60 से 24 चला गया, कैसे चला गया, 40% के हिसाब से, और बचा कितना, 36। फिर बोल रहा है वो जो 36 है, मतलब जो रिमेनिंग है, उसमें से 50% ऑफ द रिमेनिंग गॉट स्पॉइल्ड। 50% वो क्या हुआ, स्पॉइल्ड हो गया। 50% मतलब 1/2, 50% मतलब 1/2। 36 से 1/2 चला गया, यानी कि कितना हुआ, 18, 18। 30 से 18 चला गया और बचा कितना, 18। तो यहाँ पे लिखेंगे 18। फिर बोल रहा है जो 50% जो स्पॉइल्ड हुआ था, हिज फैमिली कंज्यूम्ड 70%। उसका फैमिली कितना, 50% कंज्यूम कर लिया, यानी कि 1/2 कंज्यूम कर लिया, यानी कि 18 का 1/2 कंज्यूम कर लिया, यानी कि 18 इंटू 1/2 दैट इज 9। तो 9 चला गया, तो कितना बचा, 9 बचा, है कि नहीं। फिर बोल रहा है of the remaining, he gave 77.77% of the remaining apples। 7.77%, यानी कि 7/9, 7/9 वो क्या कर रहा है, दे दे रहा है, किसको, नेबर को, एंड रिमेनिंग टू द काउच, यानी कि 9 का 77.77%, दैट इज 9/7। तो 9 का अगर हम निकालेंगे
9/7 सॉरी 7/9 अगर निकालेंगे तो 9 कैंसिल आउट हो गया, मतलब 7, और 9 से 7 चला गया तो बचा कितना, 2, और वो जो 7 गया वो किसके पास गया, नेबर के पास, और ये जो रिमेन गया किसके पास, काऊ के पास। तो बोल रहा है कि नेबर को कितना दिया, नेबर को कितना दिया, यानी कि कितना दिया, 7, तो आंसर इज 7। ठीक है, चलो देखते हैं अगला सवाल। ए नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज्ड बाय 30% एंड देन इंक्रीज्ड बाय 30%, मतलब 30% डिक्रीज हो जा रहा है, फिर 30% इंक्रीज हो रहा है। इफ द नंबर सो ऑब्टेन्ड इज 36 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल नंबर। एक संख्या में पहले 30% की कमी की जाती है और फिर 30% की वृद्धि की जाती है। यदि प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 36 कम है तो वास्तविक संख्या का मान क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 30% डिक्रीज हो रहा है, पहले 30% डिक्रीज हो रहा है। आप सभी को परसेंटेज एंड फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि हम सभी पहले शायद जानते हैं, जो 100% होता है, वो 1 के बराबर होता है, और जो 50% होता है वो 1/2 के बराबर होता है। 1/3% जो होता है वो 1/3 के बराबर होता है। तो ऐसे हम सबको याद करना होगा, ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। तो चलो देखते हैं, 30% पहले क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, 30% डिक्रीज हो गया, डिक्रीज मतलब नीचे आ गया। 30% मतलब 30/100 यानी कि 3/10, 3/10 कम हो गया, 3/10 था कितना, 10 था, 3 कम हो गया यानी कि 10 था, 7 हो गया। और फिर बोल रहा है कि 30% इंक्रीज हो गया, मतलब 10 था, फिर बढ़कर क्या हो गया, 13 हो गया। तो अभी यहाँ बोल रहा है कि इफ़ द नंबर सो ऑब्टेन्ड इज 36 लेस दैन, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो 100, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो 91। मान लो ये 100 जो है ओरिजिनल नंबर है और ये ऑब्टेनिंग नंबर, तो ये इसका कितना यूनिट होता है डिफरेंस में, 9, लेकिन हमारे क्वेश्चन में कितना है, 36। अगर 9 36 के बराबर है तो 1 कितने का होगा, 4 का होगा। अगर 1 4 का होगा तो 100 किसका होगा, 400 होगा, 400 का होगा, तो आंसर इज 400, यानी कि वो जो ओरिजिनल नंबर है 400 है। देखिए, मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे सवाल करने हैं यहाँ पर, और अगर एक ही बार में नहीं समझ पा रहे हैं तो वीडियो को दोबारा आप देख लेना तो समझ जाओगे। आशा करता हूँ आप सभी को समझ आ जाएगा। फिर चलो देखते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल जो है बहुत बड़ा तो नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है। आउट ऑफ द टोटल बुक्स 20% बुक्स आर ऑफ मैथमेटिक्स, 20% remaining books are of English, 50% remaining books are of science, the remaining 800 books are of social science. How many total books are there? कुल पुस्तकों में से 20% पुस्तक गणित की है, शेष पुस्तकों में से 20% पुस्तकें अंग्रेजी की है, शेष पुस्तकों में से 50% पुस्तकें विज्ञान की है, शेष 800 पुस्तकें सामाजिक विज्ञान के हैं। कुल कितनी पुस्तकें हैं? देखिए यहाँ पे कितना हुआ, 20% जो है टोटल बुक्स, 20% बुक्स आर मैथमेटिक्स, 20% बुक्स आर मैथमेटिक्स। we should know that 20% is equal to 1/5। 1/5 क्या होता है मैथमेटिक्स, अगर टोटल 5 है तो 1 अगर क्या हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, तो रिमेन कितना हुआ, 4/5, है कि नहीं। फिर बोल रहा है कि 20% रिमेनिंग बुक्स आर इंग्लिश, फिर वही सवाल, मतलब 4/5 कितना हो गया, इंग्लिश हो गया। फिर बोल रहा है 50% रिमेनिंग बुक्स आर साइंस, 50% दैट मीन्स 1/2, मतलब ये 2 अगर टोटल है, 1 का अगर चला गया क्या साइंस में, तो बचा कितना 1/2, मतलब 1 बचा टोटल 2 में। तो यहाँ पे मान लो
टोटल बुक्स है कितना x, रिमेनिंग जो है वो कितना है, पहले 4/5 मतलब 20%। अगर मैथमेटिक्स है तो रिमेनिंग कितना हुआ 4/5। फिर यहाँ पे रिमेनिंग इंग्लिश जो है 4/5। फिर यहाँ पे रिमेनिंग जो है 1/2 क्या इसका साइंस का। तो ये सारे के सारे इक्वल हो जाएगी किसका, ये क्योंकि ये रिमेनिंग का पार्ट है टोटल में से, और रिमेनिंग हमें बोला गया 800 बुक्स, तो ये 800 के बराबर होगा। होगा कि नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे आओ देखते हैं। देखो ये हो गया 4 4 4 मतलब कितना हो गया यहाँ पे 16, यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 80 800 है। तो 16 को 8 से अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना होगा 16 5 जा 80 0 16 0 जा 6 0। तो यहाँ पे कितना हो गया 5 5 25 दुने 50। तो यहाँ पे कितना हो जा रहा है x इंटू 1/50 इज इक्वल टू 50, और ये बचा 50 क्या होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 2500। चलो देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं। अरे हाँ है, तो आंसर कितना होगा 2500। तो चलिए देखते हैं अगले सवाल। द इनकम ऑफ x इज 60% मोर देन y's इनकम and the income of y is 40% more than z's income. X income is how much percentage more than z's income? x की आय y की आय से 60% अधिक है और y की आय z की आय से 40% अधिक है। x की आय z की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। बहुत अच्छा सवाल है, चलो देखते हैं। यहाँ पे ले जा रहे हैं हम x y z। तो यहाँ पे बोल रहा है द इनकम ऑफ x इज 60% मोर देन y। 60% मतलब अगर 20% हो गया हमारा 1/5, तो 60% ऑब्वियसली कितना होगा 3/5। और मोर बोल रहा है 60% मोर देन y, मतलब 5 अगर टोटल है तो 3 अगर बढ़ गया 5 का 60% कितना होता है 3, तो 3 बढ़ गया तो कितना हो गया 8/5 हो गया। और यहाँ पे x होगा 8 और y होगा 5, क्योंकि बोल रहा है 60% x इज 60% मोर देन y। ठीक है, फिर बोल रहा है द इनकम ऑफ y इज 40% मोर देन z। 40% 20% अगर 1/2 है, सॉरी 1/5 है, तो 40% कितना होगा 2/5 कितना होगा 2/5 2/5 होगा कि नहीं। तो 5 का 40% ज़्यादा है किसका, मतलब y का, मतलब द इनकम ऑफ y इज 40% मोर देन z, तो 5 का 20% ज़्यादा है, मतलब ये हो बढ़कर हो जाएगा कितना 7/5 हो जाएगा। तो y का कितना है ज़्यादा है z से। इसे हम रेशियो के हिसाब से करेंगे। देखो 8 5 है तो उसके सामने फिर 5 रख लो, मान लो कि ये नेबर है पड़ोस है। फिर यहाँ पे 7 के लेफ्ट साइड में 7 लिख लो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई कर लो 56, ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 25। और हमें बोल रहे सवाल में हाउ मच परसेंटेज मोर देन जेड्स इनकम, किससे एक से। तो यहाँ 56 और 25 में कितना डिफरेंस आ रहा है, कितना आ रहा है 31। और हमें बोल रहा है किसके बेसिस पर, मतलब मोर दैन जेड बोल रहा है। तो यहाँ पे दैन मतलब 25, तो यहाँ पे लिखेंगे 25 और यहाँ पे 100 से गुना करेंगे क्योंकि हमें परसेंटेज के हिसाब से पूछा है। तो 25 से अगर 100 से अगर 25 को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना होगा 4, और 31 से 4 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 124। क्लियर। देखो यहाँ पे ऑप्शन में 124। फिर चलिए देखते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल जो है बहुत अच्छा है। ए नंबर इज इंक्रीज बाय 157
full 1/2%, the number becomes 103. The number is, एक संख्या को 157 फुल 1/2% से बढ़ाने पर उसका मान 103 हो जाता है। तो वह संख्या क्या है? देखियो, मैं पहले से ही बोल रहा हूँ, परसेंटेज से फ्रैक्शंस कैसे बनते हैं ये हमको आना चाहिए, नहीं तो ये सवाल फ्यू सेकेंड्स में नहीं होगा। देखो, 157 फुल 1/2%, यानी कि इसे अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वो 150 प्लस 7 फुल 1/2% होगा कि नहीं? ज़रूर होगा। तो 150 जो है उसे अगर हम फ्रैक्शन में बोलेंगे, यानी कि परसेंटेज में अगर बोलेंगे, तो ये कितना होगा? 3/2। और ये तो है ऑलरेडी 7 फुल 1/2। और ये परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में करेंगे तो कितना होगा? 2 7 जा 14 प्लस 1 15/2%, 15/2%, यानी कि ये। तो इसे सिंप्लीफाई करो, 5 3 जा 15, इसे सिंप्लीफाई करो 25 से, तो ये कितना हो गया? 3/40 प्लस 3/40। तो देखो यहाँ पे एलसीएम कितना आ रहा है? 80, और 80 को 2 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो कितना होगा? 120। और वहाँ पे करेंगे तो कितना होगा? 6 होगा, यानी कि कितना होगा? 126 डिवाइडेड बाई 80। इसे अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो यह हमारा बनता है शायद क्या होगा? तो बिल्कुल 63/40। हमेशा फ्रैक्शन में नीचे वाले वैल्यू को टोटल वैल्यू माना जाता है। अगर 40% ओरिजिनल है, 40 था ओरिजिनल, बढ़कर हो गया कितना? 63 बढ़ गया, 63 बढ़ गया। 40 से 63 बढ़ जा रहा है तो कितना हो जा रहा है? 103 होता है कि नहीं? और यही हमें पूछा रहा है। तो यहाँ पे ओरिजिनल नंबर क्या होगा? 40। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल बोला जा रहा है हमें, P and Q are two fixed points 7 centimeter apart and R is a point on PQ such that PR is 4 centimeter. If the length of PR is increased by 3%, the length of RQ is decreased by। P और Q दो स्थिर बिंदु 7 सेमी की दूरी पर है और PQ पर एक बिंदु R इस प्रकार है कि PR की लंबाई 4 सेमी है। यदि PR की लंबाई 3% बढ़ जाती है तो RQ की लंबाई कितने प्रतिशत घटती है? देखिए, यहाँ पे जो लेंथ है PQ का कितना है? PQ का लेंथ कितना है? PQ का लेंथ है कितना? 7 सेंटीमीटर। और वो 7 सेंटीमीटर को हम 7 ना लेके हम मानकर चलेंगे 700। क्यों 700? क्योंकि यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो फ्रैक्शन में आएगा और ज़्यादा दिक्कतें आएगी। तो यहाँ पे मैं बड़े नंबर ले रहा हूँ ताकि हमें समझने में कोई दिक्कत ना हो और आंसर भी सही से निकल आए। तो लेंथ ऑफ PQ 7 सेंटीमीटर, दैट इज 700 सेंटीमीटर। और यहाँ पे बोल रहा है कि R इज ए पॉइंट ऑन PQ, तो R इज ए पॉइंट ऑन PQ सच दैट PR इज 4 सेंटीमीटर, यानी कि PR जो है 4 सेंटीमीटर, यानी कि इसे मान लो 400। ये 400 है, मतलब PR अगर 400 है तो RQ ऑब्वियसली 300 होगा ही होगा। If the length of PR is increased by 3%, length of PR is increased by 3%, ये 3% बढ़ गया, 400 का 3% बढ़ गया, 400 का 3% बढ़ गया, यानी कि 400 का 3%, 400 का 3%, 0 0 0 0 कैंसिल आउट, 4 दिया 12, तो यहाँ पे 12 बढ़ गया, मतलब 3% बढ़ गया, यानी कि 12 बढ़ गया। तो यहाँ पे ऑब्वियसली 12% क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है
द लेंथ ऑफ आर क्यू इज डिक्रीज्ड बाय, परसेंटेज में कितना कम हुआ, 12 तो कम हुआ लेकिन परसेंटेज में कितना कम हुआ। तो 300 का यहाँ पे बोल रहे हैं कि 3% क्या हो गया, बढ़ गया तो 12 हो गया। तो 300 का क्या 12 जो 3% कम होगा, क्या जो कम होगा क्या वो 12 होगा? नहीं होगा। तो 300 का मान लो कि x% 12 है, तो यहाँ पे 300 इंटू एक्स बाय 100, 0 कैंसिल आउट। यहाँ पे बोला जा रहा है कितना 12, 3 को यहाँ से कर लो 4, तो x कितना आ गया 4, तो x हो गया 4, और अगर x 4 है तो x% कितना होगा 4%, which is answer, and we have in option 4%. yes, answer is 4%. चलिए देखते हैं अगला सवाल। If the numerator and denominator of a fraction is increased and decreased by 30%, the value of the fraction becomes 26/7. Which of the following is the original fraction? यदि एक भिन्न का अंश और हर 30% तक बढ़ा और घटा दिया जाता है तो भिन्न का मान 26/7 हो जाता है। निम्न में से कौन सा मूल भिन्न है? दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर बिल्कुल बनता है, और अच्छा लग रहा है तो कमेंट भी कर लेना। अगर यहाँ पे कुछ मैं गलत बोल रहा हूँ तो भी बोल लेना, कोई बुरी बात नहीं। और आपके कमेंट में से और लाइक में से मुझे मोटिवेशन मिलेगी, और मैं भी कोशिश करूँगा इससे ज़्यादा बेहतर समझाने के लिए। बहुत टाइम के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आई होप दिस वीडियो इज़ डेफिनेटली यूजफुल टू यू। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इंक्रीज एंड डिक्रीज बाय 30%, द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन बिकम्स 26/7। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन? देखो, मान लो वो जो फ्रैक्शन जो था, मान लो उसका न्यूमरेटर x था और डिनोमिनेटर y था, यानी कि मान लो ये 100x था, ये 100y था। बोल रहा है कि 30% बढ़ गया, 100 का 30% बढ़ गया तो मतलब कितना हो गया 130x हो गया, और 30% कम हो गया यानी कि 70 हो गया, 70y। इसे अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा, इसे हम अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा, तो 130x बढ़ जा रहा है और 7 हो जा रहा है, 70 हो जा रहा है। और ये हमें दिया है कितना 26/7, तो ये हमें दिया है कितना 26/7। ठीक है, तो इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखो 13 से सिंप्लीफाई करेंगे, हाँ, तो ये कितना होगा 10, ये कितना होगा 2, फिर ये कितना होगा 10, ये कितना होगा 1, तो 10 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 2/1, यानी कि वो जो फ्रैक्शन की तलाश थी वो क्या है 2/1। फिर से समझा रहा हूँ। मान लो कि वो फ्रैक्शन 100x था और 100y था। 100x का जो न्यूमरेटर है वो 30% बढ़ गया यानी कि 130 हो गया, और 100 से 3% कम हो यानी कि 70 हो गया, 70y हो गया। और ये हो गया हमारे हिसाब से 130x/70y, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज़ 26/7। अगर ये हमें इक्वेशन अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x/y का मूल्य क्या आएगा 2/1, यानी कि ओरिजिनल फ्रैक्शन, विच इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं अगले मैच की तरफ, माफ़ी चाहता हूँ, मैच नहीं सवाल की तरफ, क्योंकि सवाल मैच के ऊपर बेस करता है। On a certain date, Pakistan has a success rate of 60% against India in all the ODIs played between the two countries. On a certain date, किसी एक ही डेट में पाकिस्तान का जो सक्सेस रेट है वो 60% हो जा रहा है इंडिया के एगेंस्ट पर। They lost the next 30 ODIs in a row to India and their success rate comes down 30%. The total number of ODIs played between the two countries is, हिंदी में भी समझा दे रहा हूँ, एक निश्चित तरीके से पाकिस्तान की भारत के खिलाफ दोनों देशों के बीच खेले गए सभी ओडीआई लिखा है, मतलब वनडे मैच में सफलता दर 60% है।
वो भारत के खिलाफ अगले 30 ODI निरंतर हारते हैं, कंटिन्यूसली हारते हैं, और उनकी अगले 30 ODI निरंतर हारते हैं और उनकी सफलता दर घटकर 30% हो जाती है। दोनों देशों के बीच खेले गए कुल ODI की संख्या क्या है? तो यहाँ पे दोनों देशों के बीच मैच खेला जा रहा है, इंडिया एंड पाकिस्तान। जैसे कल मतलब IPL जैसा चल रहा है, मुंबई और चेन्नई के बीच में हो रहा था। मैं तो ऑब्वियसली चेन्नई का ही फ़ैन हूँ, लेकिन मुंबई चेन्नई जब मैच होता है मुझे लग रहा है जैसे इंडिया पाकिस्तान होता है। खैर कोई बात नहीं, मजाक कर रहा था। तो 50% तो 60% क्या है? 60% सक्सेस रेट है किसका? पाकिस्तान का। मान लो कि टोटल X मैचेस खेला गया है, X मैचेस में से जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हो जा रहा है, पाकिस्तान का जो सक्सेस रेट है वो 60% है, तो ऑब्वियसली इंडिया का सक्सेस रेट कितना होगा? 40% होगा। और फिर क्या बोला जा रहा है? दे लॉस्ट द नेक्स्ट 30 ODIs। कौन? पाकिस्तान। मतलब X मैच खेला जा रहा था, फिर 30 मैचेस ज़्यादा खेला गया, और इसमें भी वही दो कॉम्पिटेंट थे, पाकिस्तान एंड इंडिया। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? दे लॉस्ट 30 ODIs इन ए रो टू इंडिया एंड देयर सक्सेस रेट कम्स डाउन 30%। मतलब पाकिस्तान का सक्सेस रेट कितना हो जा रहा है? 30% घट जा रहा है, और इंडिया का ऑब्वियसली तो कितना होगा? 70% होगा। तो देखो यहाँ पे पाकिस्तान का टोटल मैच का 60% जितना होगा, कोई भी मूल्य अगर हम ले लेंगे, तो X+30 का 30% भी उतना होगा, क्योंकि पहले वो जितने जीतते थे अभी भी उतने ही जीतते हैं, क्योंकि वो उनका कैपेसिटी है कि नहीं? तो ये इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 60% ऑफ पाकिस्तान, 60% ऑफ X मैचेस, 60% ऑफ X। ऑफ मतलब मल्टीप्लाइंग किसका? पाकिस्तान का। ये किस किस बेसिस पे इक्वल होगा? 30% ऑफ कितना? X+3 30 का, मतलब यानी कि मल्टीप्लाइंग X+30। ये इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा सवाल का आंसर जल्दी से जल्द हो जाएगा, लेकिन हम इस टाइप से नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग है। हम किसी और के मेथड में करेंगे। चलिए देखते हैं। देखो वो बोल रहा है कि 60% सक्सेस रेट है किसका? पाकिस्तान का 60% सक्सेस रेट है, 60% है सक्सेस रेट। 60% कितना है? सक्सेस रेट है कितना? पाकिस्तान और इंडिया के बीच में चल रहा है मैच, तो 60% सक्सेस रेट है। 60% मतलब 3/5, परसेंटेज याद करो, 3/5, यानी कि टोटल अगर 5 मैच है और 3 मैचेस कितना होगा? पाकिस्तान का सक्सेस रेट होगा, तो इंडिया का कितना होगा? 2, ऑब्वियसली 2 होगा। फिर बोला जा रहा है कि 30% सक्सेस रेट कम हो जा रहा है। 30% मतलब 3/10, 30% मतलब 3/10। तो था कितना टोटल? 30% कम हो जा रहा है, 30% यानी कि 3/10। टोटल अगर 10 मैचेस खेला गया है, तो 3 मैचेस कम हो जा रहा है, तो था कितना? 3। और यानी कि इंडिया का 7, इनका 7, मतलब 30% कम हो जा रहा है, तो इनका कितना होगा? ऑब्वियसली 7 होगा। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है? सक्सेस रेट सेम आ रहा है, इसीलिए मैंने दोनों को इक्वल लिया था। यहाँ पे हम इंडिया के देखते हैं कितना होता है। ये 7 2 से कितना ज़्यादा है? 5। हमारे अकॉर्डिंग 5 है, लेकिन मैच में कितना दे रहा है? मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 30 मैचेस ज़्यादा है, तो ये कितना होगा? 30 मैचेस के ज़्यादा। 5 यूनिट अगर 30 के बराबर, तो 1 यूनिट कितने के बराबर? 6 के बराबर। 5 यूनिट कितने के बराबर? 6 के बराबर, है कि नहीं? और यहाँ पे जो 30 मैचेस बोल रहा है, यहाँ पे जो 30 मैचेस बोल रहा है, ये तो हो गया कितना? 30 मैचेस खेला जा रहा था, है कि नहीं? तो ये बोल रहा है कि और 3 मैचेस हो रहा है, और 3 मैचेस हो रहा है, मतलब 30 का, वो तो 30 था, फिर 30 मैचेस हो रहा है, यानी कि 30 + 30 कितना? 60। तभी भी अगर वो इक्वेशन आप सब सॉल्व किए होंगे तो तभी भी आंसर
60 ही आया होगा। मैं भी करके बता दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे हम लिए थे कितना 60% ऑफ एक्स, किसका, पाकिस्तान का, किसके साथ इक्वल है, एक्स प्लस 30% ऑफ एक्स प्लस 30% ऑफ एक्स प्लस 30 क्यों, क्योंकि 30 मैचेस ज़्यादा खेला जा रहा है, तो यहाँ पे कितना होगा एक्स प्लस 30। तो 60% मतलब कितना 3/5। लेकिन हम दूसरे तरीके से करेंगे, 15 से अगर इसे सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 4, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 2, तो यहाँ पे कितना हो गया 4x हो गया, तो यहाँ पे कितना होगा 2x प्लस 60, 2x प्लस 60, तो यहाँ पे कितना होगा 4x माइनस 2x इज इक्वल टू 60, 2x कितना होगा 60 और x कितना होगा 30। हम पहले भी यही लिए थे, x को मान लो कि टोटल x मैचेस खेला जा रहा है, वो बोल रहे हैं कि द टोटल नंबर ऑफ ओडीआईज प्लेड बिटवीन द टू कंट्रीज, दोनों देशों के बीच में कितना मैचेस खेला गया था, तो x से अगर 30 है तो x प्लस 30 कितना होगा, ऑब्वियसली 60 होगा। आई होप आप समझ पाए सब। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इफ द प्राइस ऑफ मिल्क इंक्रीज फ्रॉम 60 per kg to 70 per kg, then by what percentage a person should decrease the consumption of milk so that expenditure remains same। यदि दूध की कीमत 60 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 70 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाती है तो किस प्रतिशत से व्यक्ति को दूध की खपत कम करनी चाहिए ताकि वह समान रहे, यानी कि एक्सपेंडिचर सेम रहे। देखो हम सभी को पता है प्राइस के साथ अगर हम किसे मल्टीप्लाई करेंगे, कंजप्शन को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा। ये हम सभी को पता है क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं प्राइस के साथ एक्सपेंडिचर पर। वो बोल रहा है कि 60 पर केजी बढ़ रहा है और 70 पर केजी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे 60 पर केजी बढ़ रहा है और 70 पर केजी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर सेम होता है, तो एक्सपेंडिचर को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी 70 मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब यहाँ पे ये साइड को अगर हम सेम करना है तो कंजप्शन में जितना मल्टीप्लाई करेंगे, कंजप्शन के लिए जितना वैल्यू लेंगे और इसके बेसिस पे भी वो उतना ही लेंगे, लेकिन वैसे करने से नहीं होगा, तो इसे हम क्रॉस कर लेंगे 70 से 70, 60 से 60, तो ये कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली इनका परसेंटेज कितना होगा, एक्सपेंडिचर मतलब टोटल वैल्यू 420 होगा। क्वेश्चन में भी वही बोल रहा है, लेकिन हमें पूछ रहा है क्या एक्सपेंडिचर में कितना क्या हुआ, बढ़ा। मैं भी चाहता हूँ, यहाँ पे बोल रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज द कंजप्शन ऑफ मिल्क सो दैट एक्सपेंडिचर रिमेन सेम, मतलब कंजप्शन में कितना परसेंट कम हुआ, तो 70 था 60 हुआ, 70 था 60 हुआ, मतलब कितना कम हुआ, ऑब्वियसली 10 कम हुआ। 10 कम हुआ किसके कंजप्शंस में, 70 में से या 60 में से, ऑब्वियसली 70 में से, क्योंकि पहले था 70, तो परसेंटेज में कितना होगा, इंटू 100, 0 0 कैंसिल, 100/7, 100/7 मतलब 14/2/7%, यानी कि ये कितना होगा, मतलब देखो यहाँ पे ऑप्शन में है 2 नंबर पे कितना 14.28%, 14.28%। फिर से समझा रहा हूँ, क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ द प्राइस ऑफ मिल्क इज इंक्रीज फ्रॉम 60 पर केजी टू 70 per kg, then by what percentage a person should decrease the consumption of milk so that expenditure remains same। परसेंटेज को मतलब प्राइस को अगर हम कंजप्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा खपत कितना हो रहा है,
ये हमें पता चलेगा। तो यहाँ पे था कितना 60 पर केजी था और बढ़कर हो गया कितना 70 पर केजी हो गया। एक्सपेंडिचर सेम होनी चाहिए, तो हम क्या किए, इसे क्रॉस में लिख लिए। 60 का वैल्यू यहाँ पर लिख लिए और 70 का वैल्यू यहाँ पर लिख लिए। और अगर ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे सीधे सीधे तो वैल्यू सेम आ रहा है, मतलब एक्सपेंडिचर सेम आ रहा है। लेकिन हमें चाहिए कंजप्शन में कितना कम हुआ। था 70, हुआ 60, कितना कम हुआ 10 कम हुआ। लेकिन 70 में से 10 कम हुआ तो 100 में से कितना हुआ 10/70 इंटू 100, सिंप्लीफाई करेंगे तो 14.28%, यानी कि 14 फुल 2/7%। चलिए देखते हैं अगला सवाल। ये बिल्कुल उसी तरह की सवाल है, थोड़ा सा अलग है। देखते हैं। द प्राइस ऑफ कुकिंग ऑयल इज इंक्रीज्ड बाय 30% एंड द कंजप्शन इज डिक्रीज्ड बाय 40 लीटर्स, so as the expenditure increases by 10% only. Find the original consumption। यहाँ पे देखो ऑप्शंस दिया गया 260, 240, 280, 300। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी वही रूल अप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी वही रूल अप्लाई करेंगे। मतलब अगर हम प्राइस के साथ कंजप्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा। यहाँ पे लेकिन कंजप्शन हमें दिया नहीं है, हमें बोल रहा है कि 30% क्या हो गया, कंजप्शन क्या हो 30% क्या हो गया, प्राइस बढ़ गया, प्राइस 30% बढ़ गया। 30% मतलब 3/10, था कितना 10, बढ़ गया कितना 30%, यानी कि बढ़कर हो गया 13। अरे 3/30% बढ़ गया, यानी कि 3/10, था 10, बढ़ गया 3, हो गया 13। तो और यहाँ पे बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर में भी बढ़ोतरी हो रहा है, यानी कि इंक्रीजिंग हो रहा है 10%। था कि 10% मतलब 1/10, था 10, बढ़ के हो गया 11। हमें पूछ रहा है फाइंड द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर कंजप्शन, फाइंड द ओरिजिनल कंजप्शन। यहाँ पे परसेंटेज में नहीं पूछा है, वैल्यू में पूछा है। तो मान लो कंजप्शन x है और था कंजप्शन x और हो गया कंजप्शन y। एक्सपेंडिचर सेम होना चाहिए, यहाँ पे तो नहीं बोला है, लेकिन पहले सवाल में हम देखे थे एक्सपेंडिचर सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक्सपेंडिचर सेम नहीं होगा। तो एक्सपेंडिचर सेम करने के लिए जैसे हम वहाँ पे किए थे, यहाँ पे तो अलग होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 13 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, एक्सपेंडिचर के साथ। 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 130। और अगर इससे ये वैल्यू हमें नहीं चाहिए, कितना हो गया 130 की 120 जो भी हो, हमें नहीं चाहिए। तो 11 था, यहाँ पे 13 अगर मल्टीप्लाई कर लिए तो वहाँ पे रह गया। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना होगा, प्राइस है 10, एक्सपेंडिचर है 10 इंटू 13, तो एक्स कितना होगा, एक्स कितना होगा 120 होगा 10 इंटू 13/10, मतलब 10 कैंसिल हो गया, कितना 13। ठीक उसी तरह यहाँ पे y कितना हो गया, मतलब कितना होगा 11 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 13, मतलब कितना होगा, y का वैल्यू कितना होगा 11। था कितना 13, हुआ कितना 11, है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज में निकालेंगे। सॉरी, परसेंटेज में तो यहाँ पे नहीं दिया है, हमें वैल्यू के अकॉर्डिंग दिया है। तो हम क्या करेंगे था 13 हो गया 11, दैट इज कितना यूनिट का वृद्धि हुआ यहाँ पे, मतलब कम हुआ 2 यूनिट का। और हमें क्वेश्चन के हिसाब से कितना दिया है 40, देखो लिखा गया है डिक्रीज बाय 40 लीटर्स। अगर 2 यूनिट 40 के बराबर, 2 यूनिट अगर 40 के बराबर, तो 1 यूनिट ऑब्वियसली 20 के बराबर। और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कंजप्शन में वो, मतलब कंजप्शन में कितना, मतलब ओरिजिनल कंजप्शन कितना था। ओरिजिनल कंजप्शन मतलब कितना x, यहाँ पे ओरिजिनल कंजप्शन था x, हो गया y। तो ओरिजिनल कंजप्शन का वैल्यू कितना हुआ 13। अगर 1 यूनिट 20 के बराबर हुआ तो 30 का यूनिट कितने बराबर होगा, ऑब्वियसली 260 लीटर्स।
आप सभी को थोड़ा नाराज़गी आएगी क्योंकि यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम पड़ गया और मैं ऐसे ही समझा दिया, तो आप कोशिश करेंगे तो समझ पाएंगे। फिर चलिए देखते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे इलेक्शन की क्वेश्चन आ गया। इन एन इलेक्शन 25% ऑफ द वोटर्स वोटेड आरसीबी मतलब रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, whereas 50% of the remaining voted for CSK मतलब चेन्नई सुपर किंग्स। द रिमेनिंग वोटर्स डिड नॉट वोट, बच्चे जितने जो हुए वो मतलब जितने बच्चे वोट जितना बचा वो मतलब जो वोटर्स है वो वोट नहीं दिए। द रिमेनिंग वोटर्स डिड नॉट वोट। If the difference between those who voted Royal Challengers Bangalore and those who did not vote was 1400, how many individuals were eligible for casting vote in that election? एक चुनाव में 25% मतदाताओं ने आरसीबी के लिए मतदान किया, जबकि शेष 50% मतदाताओं ने सीएसके के लिए मतदान किया। शेष मतदाताओं ने मतदान नहीं किया यदि जिन्होंने आरसीबी के लिए मतदान किया और जिन्होंने मतदान नहीं किया उनके बीच का अंतर 1400 था, तो उस मतदान में कितने व्यक्ति मतदान करने के योग्य थे? तो 25% क्या होता? इन एन इलेक्शन 25% ऑफ द वोटर्स वोटेड फॉर आरसीबी। 25% कितना वोट किए थे आरसीबी के लिए? 25% अगर आरसीबी के लिए तो ऑब्वियसली सीएसके के लिए कितना होगा? आप बोलो, मैं क्यों बोलूँ? 70% होगा। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि 50% ऑफ द रिमेनिंग वोटेड फॉर सीएसके। 70 मतलब इन एन इलेक्शन में 25% ऑफ द वोटर्स वोटेड फॉर आरसीबी, व्हेयरएज 50% ऑफ द रिमेनिंग वोटर्स मतलब रिमेनिंग जो बचा उसका 50% वोटेड फॉर सीएसके। तो 75 का 50% यानी कि 50/100 अगर इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा होगा 37 फुल 1/2%। 37 फुल 1/2%। और सवाल में लेकिन हमें यह दिया जा रहा है कितना? तो सवाल में हमें यह दिया जा रहा है, तो ये जो हो रहा है 37.5% होगा कितना? 75 का 50%। तो यहाँ पे बोले कि इफ द डिफरेंस बिटवीन हु वोटेड फॉर आरसीबी एंड दोज हु डिड नॉट वोटेड वाज 1400। तो यहाँ पे जो होगा 37% का हाफ कितना होगा? 12.5%। और यहाँ पे 12.5% जो बोला जा रहा है कितना? 1400। 12.5% अगर होगा 1400 तो 12.5% मतलब कितना? 1/8 है कि नहीं? 1/8 12.5% यानी कि 12 फुल 1/2%। अगर कितना होगा? 1/8। तो एक कितने का बराबर होगा? 1400 इंटू 8 11200। इस सवाल को मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ। In an election 25% of the voters voted for RCB, whereas 50% of the remaining voted for CSK। टोटल थे वोटर्स 100, उनमें से 25% वोट दिया गया आरसीबी के लिए। तो ऑब्वियसली जो बच्चे होंगे वो 75% दिए होंगे किसको? मतलब बच्चे मतलब था टोटल वोट कितना? 100 में से 25% अगर आरसीबी के लिए है तो बचा कितना? 75। लेकिन 75 का 50% सीएसके के लिए वोट है, यानी कि 75 का 50%, 75 का 50% यानी कि 75 इंटू 50% यानी कि 1/2। यानी कि इसे अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा? 37.1/2% है कि नहीं?
फिर बोल रहा है द रिमेनिंग वोटेड फॉर आरसीबी एंड दोज हु डिड नॉट वोटेड, वोट दिए 25%, बचे थे जो 75%, उनमें से 50% हो गया सीएसके के लिए, ठीक है। तो और रेस्ट हुआ कितना, और रिमेनिंग वोटर्स मतलब जो वोट नहीं दिए, तो 75 से अगर 37.1/2% अगर हम माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग कितना होगा, 75 वोटर जो थे रिमेनिंग, उनमें से 50% हो गया सीएसके के लिए, और इनमें से रिमेनिंग मतलब इसको इससे सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो कितना होगा, 75 से अगर 37.5 गया तो ऑब्वियसली कितना होगा, 37.5 ही होगा कि नहीं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 37.5 हो गया क्या रिमेनिंग, और हमारे था कितना 75 था, ये हो गया 37.5। वो बोल रहा है कि जो वोट नहीं दिए थे, फिर से सवाल पढ़ रहा हूँ, द रिमेनिंग वोटर्स डिड नॉट वोट इफ द डिफरेंस बिटवीन दोज वोटेड आरसीबी और इसके बेसिस में किसके, सीएसके जो बच्चे जो हुए थे जो नहीं दिए थे वोट, आरसीबी था कितना 25 और ये है कितना 37, इनका डिफरेंस कितना होगा 12.5, और ये 12.5 कितने के बराबर है 1400 के, तो 12.5% अगर 1400 के बराबर, तो ये होता है 1/8, ये होगा 1400 के बराबर, तो 1/8 अगर 1400 के बराबर है तो एक कितना होगा 8, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 11200। आशा करता हूँ आप सभी को मैं समझा पाया। अभी चलो देखते हैं अगले सवाल की तरफ जो यहाँ पे आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे जो सवाल है ये भी वही इलेक्शन का है शायद, हाँ। देयर आर 2 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, जैसे कि इलेक्शन में कैंडिडेट होते हैं, यहाँ पे 2 कैंडिडेट्स होते हैं। One of them got 50% of the total valid votes and 20% votes were declared invalid. If total votes are 5500, then find how many valid votes did other person get. सवाल को फिर से पढ़ रहा हूँ इंग्लिश में। There are 2 candidates in an election. 2 candidates थे. One of them got 55% of the total valid votes and 20% votes were declared invalid. वैलिड होता है वोट कुछ, और कुछ वोट इनवैलिड भी होता है। इफ टोटल वोट्स आर 5500, देन फाइंड द हाउ मेनी वैलिड वोट्स डिड अदर पर्सन गेट। देखो मान लो कि टोटल थे कितने 100%, टोटल थे कितने 100%, उनमें से 20% इनवैलिड हो गया। क्वेश्चन में दिया है 20% इनवैलिड हुआ तो डेफिनेटली 80% वैलिड होगा, और 80% में से दोनों के बीच में इलेक्शन हुआ। वन गॉट 55%, एक लिया 55% और दूसरा कितना लिया होगा, ऑब्वियसली 45%, है कि नहीं। तो यहाँ पे 80% का जो होगा, मतलब यहाँ पे हम निकालेंगे 45% ऑफ 80, 45% ऑफ 80, 45% हम 80 हम 45% ऑफ 80 हम निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है इफ द टोटल वोट्स आर 5500 देन फाइंड द हाउ मेनी वैलिड वोट्स। तो यहाँ पे 45% का 80 कितना होगा 36 होगा, 45 का 80 जो होगा वो 30 होगा। यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे कितना होगा 36 होगा, सॉरी 36 होगा, हाँ 36 होगा। और यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग के हिसाब से कितना दिया है, ये 36 क्या होगा, ये 36 क्या होगा, मतलब जो डिफरेंस है इफ द टोटल वोट्स, ठीक है, टोटल वोट्स कितना 100 है, टोटल वोट्स तो हम नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे क्या, फाइंड द हाउ मेनी वैलिड वोट्स, वैलिड वोट कितने वही निकालेंगे। तो हमारे अकॉर्डिंग 36,
दिया गया, और यहाँ पे दिया गया है टोटल 100% हम लिए हैं, तो यहाँ पे 100% कितने के साथ इक्वल है 5500। तो ए के कितने का होगा, ये 2020 काट दो, एक कितना होगा 55, तो यहाँ पे होगा 36। एक यूनिट अगर 36, एक यूनिट अगर 55 के बराबर, तो 36 किसके बराबर होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 55 इंटू 36, ये हो गया कितना 0891, शायद यही होगा, ऑप्शन में है क्या, यस ऑप्शन में है। तो ये जो था आपके लिए, ये कुछ सवाल थे, और ये जो अगला सवाल मैं आपके लिए दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।